हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी जो इंडियस 36 की क्लास है, हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने आपको रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने आपको बताया था कि उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको कराया गया था। तो बहुत ही मस्त टॉपिक था वो। अब देखो, आज की क्लास जो है भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं सोचा था कि कल ही आपको ये पूरा कंप्लीट करा के ख़त्म कर दूं, लेकिन नहीं हुआ था। तो चलो आ जाओ, अब अपनी आगे की टॉपिक जो है शुरू करते हैं। ठीक है, सीजीयू वाला पॉइंट जो है आज मुझे सीधा, आज पहले मैं सी आज क्वेश्चन की तरफ तभी बढ़ूंगा जब मैं ये पूरा आपको पढ़ा दूंगा। कितने पन्ने हैं? हम्म, कितने पन्ने हैं सर? एक, दो, तीन, चार। ये चार पन्ने पढ़ा के मैं सोच रहा हूँ आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके जाऊं। पहले एक बार देख लूं कि शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो अलग ही बहुत बड़ा दर्द है। ठीक है सर, आज आपकी आंखें वाखें ठीक है ना? हाँ ठीक है यार, आज ठीक है। थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लूं मैं, अपना यही है मेकअप। तो चलो आ जाओ, मैं शुरू करूं? ठीक है, सब कुछ चल रहा है, आवाज आपको आ रही है? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो आ जाओ। सर, सर सीजीयू क्या होता है सर? कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है सर? सर अब हम लोग का टॉपिक है कैश जनरेटिंग यूनिट। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे, इसको क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। आप तो सारे क्वेश्चन ही कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंट तो है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कैश जनरेटिंग यूनिट होता क्या है सर? आप हमें बताइए सर, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप देखो, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। देखो बच्चों, हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि आपके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे यहाँ पे अभी तो ये वर्टिकल फॉर्म है, लेकिन अब तो जानते हो अब ऐसे बनता है सब कुछ। चलो ऐसे ही मान लेते हैं। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो यहाँ पे आप असेट्स लिखते हो, असेट्स में आप प्लांट एंड मशीनरी लिखते हो, फर्नीचर लिखते हो, कार लिखते हो, तो ये सारी जो भी आप वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हो, तो हमने इंड एस 36 में ये सीखा कि ये वैल्यू अपनी औकात से ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिख रही है, जितना उसको होनी चाहिए, तो ये आपके बुक्स को क्या कर रही है? ओवरफ्लो कर रही है। मतलब आपकी नेट वर्थ पोजीशन को वो बढ़ा रही है। ये क्या करेगा? अगर ये आप यहाँ पे दिखा रहे हो, तो ये क्या करेगा? आपकी जो नेट वर्थ है वो भी बढ़ाएगा। नेट वर्थ बढ़ेगा तो आपकी, जानते ही हो, पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी वेग लगेगी। तो इसीलिए इंडिया 36 आया, इम्पेयरमेंट बोला कि जो असर जितने पे है उसको आप क्या करो, लेके आओ। तो मुझे एक बात बताओ आप, तो आप क्या करते थे? आप इम्पेयरमेंट, देखो ध्यान से सुनो, ये सीजीयू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आया। तो जो इम्पेयरमेंट आप करते थे वो कैसे करते थे? सर, हम कैरिंग अमाउंट लेते थे और इसको कंपेयर करते थे। इसको किससे कंपेयर करते थे हम? रिकवरेबल अमाउंट। अब सर, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता था? रिकवरेबल अमाउंट मैंने आपको बताया था कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा, ये चाहे ये, आप उस वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट मान लोगे और इससे कंपेयर कर लोगे कि क्या कैरिंग अमाउंट हमारा ज्यादा है, मतलब बुक्स में जो वैल्यू है आपकी ज्यादा है उसके रिकवरेबल अमाउंट से। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है 1 लाख रुपए और आपकी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है केवल 80,000 रुपए, तो 20,000 रुपए से आपने वैल्यू ज्यादा है, यानी 20,000 रुपए से आपने असेट्स को ज्यादा दिखाया, तो इंपेयरमेंट लॉस 20 लाख को हम बूस्ट कर लेते थे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो ये वैल्यू इन यूज आप निकालते थे, ये कैसे निकालते थे? ये आप क्या करते थे? आप सारे फ्यूचर कैश फ्लो को लेते थे। फ्यूचर कैश फ्लो को लेते थे, मतलब इनफ्लो प्लस आउटफ्लो दोनों, मतलब नेट नेट आप लेते थे, मतलब नेट इनकम आपकी कितनी होगी उस असेट्स को यूज करने से। आप क्या करते थे? 1 2 3 4, मैंने बोला था 5 साल का आपको लेना है, आप इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। तो ये वो एसेट्स होती थी जिससे आपको कैश फ्लो डायरेक्टली होता था। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको क्या कह रहा हूँ?
मतलब जैसे कोई मशीन है, आपने एक मशीन लगाई है, उस मशीन से डायरेक्ट आपको कैश फ्लो होती है। कुछ मशीनें ऐसी होती होंगी, कुछ टूल्स ऐसे होते होंगे, कुछ आपकी यूनिट्स ऐसी होती होंगी जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करती। सर ऐसी कौन सी मशीन होती है सर? ऐसी कौन सी मशीन होती है जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करती? ऐसी बहुत सारी मशीन होती है बच्चों। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ है, मेरा एक कैमरे का पूरा स्टैंड है, मेरे एक के पीछे एक पूरा ग्रीन स्क्रीन है, ये पूरा स्टूडियो जो मैंने बनाया हुआ है, ये इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती। अच्छा सर, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है मतलब आपको? अरे कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये सब छोड़ दो अभी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ आपकी यूनिट्स ऐसी होती है, कुछ असर ऐसे जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, जो पार्ट होता है उसका। जैसे टेक एग्जांपल मैं ले लो, इन्वर्टर और एसी का एग्जांपल ले लो। इन्वर्टर केवल आपको नहीं जनरेट करके देगी। अरे मैं क्या बोलूं, स्टेबलाइजर और आपका स्टेबलाइजर और एसी। तो मतलब दुकान में आपने लगाया तो केवल आप स्टेबलाइजर लगा के काम नहीं कर सकते, स्टेबलाइजर और एसी दोनों आपको लगाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? लेकिन स्टेबलाइजर को तो कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप उसको कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि उसके अलावा उसके बिना उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे जो उसका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सारी यूनिट्स को जोड़ के उसका उसका एक पूरा कैश फ्लो निकालते हैं। मतलब ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये तीनों प्लांट मशीनरी, छोटी छोटी प्लांट मशीनरी को हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करके फिर उसका कैश फ्लो देखते हैं। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया, कैश जनरेटिंग यूनिट। ये जो हमने ये पूरा तीनों को कंसीडर किया, इसको हम लोगों ने बना दिया कैश जनरेटिंग यूनिट। अब मैं भी बात समझ रहा हूँ सर? इसका मतलब अगर कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा, तो हम उसको किसी असेट्स के साथ जिससे वो कैश फ्लो जनरेट कर पाए उससे मर्ज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहीं पे हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट जो है, शब्द जनरेट हुआ। वाह सर, वाह 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 वाह। देखो क्या लिखा है sir. CGU is the smallest group of assets that generate cash flow largely independent of other assets. जो कि दूसरे असेट्स से, मतलब ये ग्रुप ऑफ असेट्स है जो कि ये बन गया, अब ये किसी और असेट्स की जरूरत नहीं, ये कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ छोटे छोटे एसेट्स है, इसको मैंने बना दिया सीजीओ, क्योंकि वो अब जनरेट कर सकता है। इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट डिटरमाइन फॉर इंडिविजुअल एसेट्स, अगर इंडिविजुअल एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर उसकी नहीं मिल पा रही है, देन सीजीओ इज फॉर्म। वही मैंने बताया ना कि अगर आपकी वैल्यू इन यूज नहीं निकल पा रही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं निकल, सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी नहीं निकल पा, हाँ, आपको उसकी उसको पूरी पूरी की वैल्यू आपको मार्केट में मिल रही है, आपको वो छोटी सी एसेट्स की नहीं मिल रही है। तो आपने सीजीओ बना लिया और सीजीओ की आपको वैल्यू मिलने लगी, तो आपके सीजीओ बनती है। सीजीओ कुड बी एट इंटायर एंटिटी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे एंटिटी में एक ही मशीन है, तो सर इंटायर एंटिटी हो जाएगी। बिजनेस यूनिट विद इन एन एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी में कई सारे बिजनेस छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए गए। प्रोडक्शन लाइन विद इन अ डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक जो है लाइन हो गया। आइटम ऑफ पीपी विद इन अ प्रोडक्शन लाइन में भी कई सारे पीपी होते हैं, कई सारे आइटम होते हैं, तो उन सबको मिला के कर दिए। तो मतलब देखो, ये एक चैम्बर बना दे रहा हूं मैं कि सर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये भी सीजीयू हो सकता है, 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 यही ये कह रहा चाह रहा है। 1 2 3 4, ये पूरा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जो भी। ठीक है सर, हम समझ गए सीजीयू कब फॉर्म होता है और सीजीयू कैसे कैसे बनता है। ओके सर, स्मॉल एक ग्रुप ऑफ एसेट होता है जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तभी तो हम लोग बनाते हैं सीजीयू, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अदर असेट्स की इसको जरूरत ना पड़े। मतलब सर, अगर छोटे छोटे यूनिट्स को बना देने से हमारी कैश फ्लो जनरेट हो जा रही है और वो अपने से ही जनरेट कर सकती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो क्या हम उसको सीजीयू बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर, आ जाओ, अभी रुक जाओ, इसका इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी पहले आपको आपको सीजीयू पे बताऊं मैं। बताऊं मैं, बताऊं बताऊं बताऊं। हम्म,
हम्म, चलो आ जाओ, पहले पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ, पहले सीजीयू के बारे में आपको क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। मैं ना नाचो, मैं ना नाचो, दो 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 दो। अरे भाई क्या हो गया भाई? पहले देख ले भाई साहब, ये रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं? ओके सर, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, ठीक है सर। ये भी आ गया तब तक, ठीक है। ये हो चुका है, पहला हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा ये, अब देखो ये क्वेश्चन देखो सर, देखो क्वेश्चन देख लो सर। पूरा स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, सब जगह एडिशनल क्वेश्चन, सब जगह, सो एडिशनल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अरे एकदम मजा आ जाएगा आपको। अरे क्या चाहते हो, डिलीट कर दूं तुमको? जैसा बोलो। ओ भाई ठीक हो जा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, नहीं होना है। चलो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। देखो क्या लिखा है। अ माइनिंग एंटिटी ओन अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी। अरे यार, कुछ वो कोयला वोयला निकाल रहा होगा खदान वदान करके, तो वहां सामान वामान लाने आने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो प्राइवेट रेलवे रखा हुआ है अपना। द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर स्क्रैप वैल्यू। ओ माय गॉड, रेलवे बता रहा है जो रखा हुआ है वो केवल स्क्रैप में जा सकता है केवल, जबकि ऐसा होता नहीं है। कह रहा है, मान लेते क्वेश्चन से बड़ा माई बाप कोई नहीं। इट डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम अदर एसेट्स ऑफ माइन। वो ये बोल रहा है ये अलग से कैश जनरेट नहीं कर सकता, ये केवल माइन के साथ ही कैश जनरेट कर सकता है। सर माइन के साथ कैसे करेगा? अरे बड़े प्यारे बच्चों, माइन से जो कैश फ्लो हो रहा है, माइन से जो अर्निंग हो रही है, खदान करके तुम क्या करोगे? सड़ाओगे थोड़ी, वो तो बेचोगे ना। सर खदान से तो हम बेचेंगे ना, लेकिन अरे यार वो खदान में निकालोगे फिर उसको रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का भी तो काम होगा। तो बोल रहा है जो आपकी रेलवे है, प्राइवेट रेलवे, वो उसकी अलग से कोई कैश फ्लो नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो जब भी होगी माइन के साथ होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइवेट रेलवे की अकाउंटिंग कैसी करनी चाहिए? इंडिविजुअल एसेट्स की तरह की सीजीओ बना के करनी चाहिए। सर इंडिविजुअल, अरे क्या बात कर रहे हो यार, सीजीओ ना बनेगी जब उसकी इंडिपेंडेंट फ्लो है ही नहीं। लेकिन सर माइन की तो है ना। अरे माइन की है, ठीक है, माइन इंडिविजुअल एसेट्स का भी इंपेयरमेंट होगा। देखो सीजीयू का तो होगा ही होगा, इंडिविजुअल एसेट्स का भी होगा। लेकिन इंडिविजुअल एसेट्स के साथ एक और एसेट्स ऐसी है जो बेचारी अरे छुटी हुई है, तो उसको लेके एक सीजीयू बना लो, फिर सीजीयू का पूरा आप इंपेयरमेंट देखोगे। तो सर यहाँ पे हम लोग पूरा एक माइन का हम लोग इंपेयरमेंट करेंगे, माइन एज अ होल, ठीक है सर। देखो क्या लिखा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट रेलवे। रिकवरेबल अमाउंट उसका नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इट्स वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइन एंड प्रोबेबिलिटी डिफर डिफरेंट फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू। मतलब वो बोल रहा है कि बहुत कम चांस है कि स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर द एंटिटी एस्टिमेट्स द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग द माइन एज अ होल। ये क्या बोल रहा है? एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग द माइन एज अ होल। मतलब सीजीयू जो रहेगा वो माइन एज अ होल रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। यहाँ पे माइन क्या है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट रेलवे और माइन दोनों मिल जाएंगे और माइन एज अ होल बन जाएगा, लार्जर सीजीयू विल बी फॉर्म। मेरी बात आप समझ रहे हो बच्चों? देखो सिंपल सा ये था कि भाई प्राइवेट रेलवे का हम लोग कैश फ्लो नहीं निकाल सकते, हम लोग उसकी वैल्यू यूज रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम माइनस ए होल सीजीयू बना देंगे और फिर उसका इंपेयरमेंट करेंगे। अब देखो अब क्या लिखा है। A bus company provides service under contract with a municipality that require minimum service on each 5 separate routes। वो बोल रहा है कि म्यूनिसपालिटी के साथ बस कंपनी वाले ने, टूर एंड ट्रेवल्स वाले ने एक क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 अलग अलग रास्ते पे वो अपनी बस भेजेगा। सर बस बना दीजिए सर, सर बस बना दीजिए सर। अरे बस मुझसे मत बनवा यार, मुझसे नहीं बन पाती बस, पता नहीं क्यों। हाँ चलो ये बस बन गई, ठीक है। ये अभी जैसा भी बन गया, अब बोलना नहीं मुझसे, बस ठीक है, बस बन गई। और ये बोल रहा है कि ये आपको ये क्या बोल रहे हैं,
5 सेपरेट रूट पे आपको भेजनी है, 1 2 3 4 5, 5 सेपरेट रूट पे मिनिमम, मिनिमम सर्विस देनी ही देनी है। फिर क्या बोल रहा है, assets डिवाइडेड टू ईच रूट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ईच रूट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। ओ माय गॉड, ये बोल रहा है कि इसका कैश फ्लो अलग हो सक, अरे यार क्या हो गया, इसका कैश फ्लो अलग हो सकता है, इसका कैश फ्लो अलग हो सकता है, इसका कैश फ्लो अलग, इसका कैश फ्लो अलग, इसका कैश फ्लो अलग। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तो आपको बताया कि कैश फ्लो होगा ही नहीं, रिकवरेबल अमाउंट निकल ही नहीं पाएगा, तभी हम लार्जर सीजी, तभी हम सीजीयू बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि कैश फ्लो निकल जाएगा, यहाँ भी कैश फ्लो जनरेट होगा, इसका भी कैश फ्लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब सेपरेट आइडेंटिफाइड है। तो हम सीजीयू क्यों बनाएंगे भाई, हम सीजीयू क्यों बनाएंगे? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बताओ कि क्या आप किसी को कर्टेल कर सकते हो, क्या किसी को काट सकते हो कि भाई मैं इस पे नहीं दूंगा या मैं इस पे नहीं दूंगा? वो बोलेगा ए भाई, देना है तो सब पे दो वरना ना दो। मतलब वो ऐसे ही है ना, एग्रीमेंट है, मिनिमम, मिनिमम शब्द जोड़ दिया कि पांचों पे सर्विस देनी ही देनी है। तो यहाँ पे एक पूरी सीजीयू बनेगी। देखो, देखो क्या लिखा है, कहाँ गया, और इसमें क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑपरेट अ सिग्निफिकेंट लॉस, एक रूट पे लॉस भी हो रहा है, सिंस द एंटिटी डज नॉट हैव द ऑप्शन टू कर्टेन वन एनी बस रूट, वो कोई भी काट नहीं सकता बस रूट, द लोवेस्ट लेवल ऑफ आइडेंटिफिएबल cash flow that are largely independent of cash flow from other assets or group of assets is the cash flow generated by five routes together. सर टुगेदर द कैश जनरेटिंग यूनिट फ्रॉम ईच रूट बस कंपनी एज अ होल। तो सर होल लेना होगा। तो मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर मैं समझ गया। सर आपको ये देखना है कि क्या मैं इंडिपेंडेंट तरीके से कैश फ्लो जनरेट कर, मैंने बोला था इंडिपेंडेंट तरीके से, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ? यहाँ पे नहीं हो बच्चों, यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सर्विस देनी है, आप किसी को कर्टेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट शब्द जो है कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा था। ठीक है सर, सर हमें ये समझ में आ गया सर। ओके ओके ओके। हाँ अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर आप मूड में लग रहे हैं आज। अरे मैं क्या मूड में लगूंगा भाई साहब, टूटा हुआ सांस हूँ मैं खुद से ही, नाराज हूँ मैं सीने में जो, कहीं बेबसी है ऐसी कोई आवाज़ है। टूटते बन के सर आप चोटिल लग रहे हैं। अच्छा चोटिल लग रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोलो तुम लोग। हाँ, हम लोग चोटिल हो जाएंगे यार तो बाकी लोग क्या होगा, हम लोग वो हैं जो कहीं और चोट दे दे। आओ अच्छा, केवल बकवास करने को कह दो। टूटा हुआ सांस हूँ मैं खुद से ही, नाराज हूँ मैं सीने में जो, कहीं बेखुदी है। ऐसे ही है ना, कुछ ऐसे मिलता जुलता है, मैं एग्जैक्ट नहीं गाता, अपना वो है थोड़ा कि मैं इधर उधर का गा देता हूँ। सर इधर उधर का मत हम लोग को पढ़ा दीजिएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ, ठीक है, एकदम मजे से पढ़ाऊंगा, एकदम मस्त, तुम लोग एकदम कहोगे सर वाह, ना मजेदार टॉपिक आपने पढ़ा दिया। थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी जरूरी है ना बच्चों। रुक जाओ यार। हो गया मेकअप, चलो। सर बस हो गया सर, चलो आ जाओ। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, थोड़ा सा पी लूं यार।
चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलो, ये भी सीजीयू पे है। सर ये भी सीजीयू पे है? हाँ ये भी सीजीयू पे है बच्चों, देखो क्या लिखा है। अब पब्लिशर, कोई पब्लिशर है। पब्लिशर क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बुक भी पब्लिश करानी है मुझे। करानी क्या है, हो ही रही है। आप अगर लेक्चर देख रहे हो, आपने क्लासेस परचेज करके ली हुई है, वैसे अभी तो यूट्यूब पे फ्री ही देख रहे होगे आप, तो वहां पे मुझे बुक्स तो सारी पब्लिश करानी ही होती है। तो बोल रहा है कि पब्लिशर है, ओन 150 मैगजीन्स टाइटल्स, इसके पास 150 मैगजीन टाइटल है। मैगजीन के टाइटल आप समझ रहे हो क्या होता है? सर हमें नहीं पता मैगजीन टाइटल क्या होता है। अरे यार, जो आप पहले बहुत आते थे ना, अभी तो इंस्टाग्राम पे ही टाइटल्स, सॉरी, टाइटल्स मतलब मैगजीन के जैसे निरूपा। सर ये कौन सा टाइटल है? ऐसा नहीं, अरे थोड़ा और ऊपर बढ़ो तो बहुत सारे मैगजीन के टाइटल्स होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 70 वर परचेज, 80 वर सेल्फ क्रिएटेड, मतलब उसने सेल्फ क्रिएटेड, उसने खुद से बनाया है, और 70 परचेज किया है। द प्राइस पेड फॉर परचेज मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, जो उसने जो खरीदा है, वो बोल रहा है इसको, वो कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स की तरह रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि उसने परचेज किया है भाई। The cost of creating magazine title and maintaining the existing title are recognized an expense when they are incurred। अच्छा, जो ये बना रहा है वो बोल रहा है, उसको वो क्या कर रहा है कि बनाने का जो खर्चा है वो उसको क्या कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, इसको 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 एक्सपेंस की तरह डील कर रहा है। क्योंकि आप इंडिया जब 38 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका रीजन मैं बताऊंगा कि सेल्फ क्रिएटेड एसेट्स को हम लोग क्यों एक्सपेंस की तरह करते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, अभी आगे आते हैं। तो वो एक्सपेंस बुक कर रहा है, ये इन रूल है बच्चों, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सेल्फ क्रिएटेड एसेट्स का कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफिएबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल्स। अच्छा, अच्छा अच्छा, मतलब बोल रहा है कि ये जो परचेज्ड वाली है, परचेज्ड वाले का जो भी कैश फ्लो आपको पता है, और सेल्फ, ये जो सेल्फ क्रिएटेड एसेट्स है, इसका भी कैश फ्लो आपको सेपरेट पता है, ठीक है। ठीक है सर, दोनों का कैश फ्लो हमें पता है, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब अभी बोला है कि कैश फ्लो है। फिर बोल रहा है टाइटल आर मैनेज बाय कस्टमर सेगमेंट। अच्छा, ये दोनों टाइटल जो है, ये दोनों टाइटल मैनेज होते हैं, कौन मैनेज करता है? कस्टमर सेगमेंट जो है, एक हमारा सेगमेंट है, वो इसको मैनेज करता है। मैनेजर जो है हमारा कस्टमर सेगमेंट मैनेजर है, ठीक है सर। द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम फॉर अ मैगजीन टाइटल डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ टाइटल इन द कस्टमर सेगमेंट टू विच द मैगजीन टाइटल रिलेट, मतलब कितनी एडवर्टाइजिंग इनकम होगी हमारी, कितने उसमें रेंज है टाइटल्स के, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है सर। मैनेजमेंट एज अ पॉलिसी टू अबेंडन ओल्ड टाइटल बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इकोनॉमिक लाइफ, उसके पास पॉलिसी है कि जितनी उसकी लाइफ है टाइटल्स की, वो उस जब वो पहुंचेगी तो हम उसको छोड़ देंगे, एंड रिप्लेस द इमीडिएटली विद न्यू टाइटल विद द कस्टमर सेगमेंट। हम न्यू टाइटल कस्टमर सेगमेंट, मतलब वो न्यू टाइटल लेते आएंगे, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट में हम न्यू टाइटल डाल देंगे, ठीक है। अब वो बोला है आइडेंटिफाई सीजीयू फॉर इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल। अब एक बार बताओ मुझे, जो ये परचेज किया है, क्या ये कैश फ्लो इसका इंडिपेंडेंट है? क्या ये कैश फ्लो जनरेट करता है? सर कैश फ्लो तो जनरेट करता है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या ऐसा कहीं भी बोला है कि दोनों अलग, मतलब दोनों को साथ में ही रहना है? ऐसा तो कहीं नहीं बोला। केवल एक चीज दोनों साथ में बोला है, क्या सर? ये बोला है कि कस्टमर सेगमेंट ही दोनों को मैनेज करता है। अरे मेरे भाई, मैनेज कर रहे हो दोनों को, तो उससे ऐसा थोड़ी है कि दोनों का कैश फ्लो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो सर दोनों का कैश फ्लो भी इंडिपेंडेंट है, तो दोनों की सीजीयू अलग अलग बन सकती है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, therefore it is likely that individual magazine title generate cash flow that are largely independent of each other, each magazine title is separate CGU। सर आप यहाँ पे सीधा एक असेट्स बोल दीजिए ना, आप सीजीयू के बोलो। अरे यार कई सारे टाइटल्स होंगे ना उसमें, कितने थे, 70 थे, 80 थे ना, तो 70 असेट्स है, 80 टाइटल्स है, तो ये 70 टाइटल्स एक सीजीयू, 80 टाइटल एक सीजीयू आप बना सकते हो। समझ में आया क्यों आप साथ में नहीं कर रहे क्यों आप साथ में नहीं बना रहे हो? क्योंकि सर दोनों की कैश फ्लो अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, केवल मैनेज एक जगह हो रहा है, तो उससे इसका कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला तो हो गया ना, प्राइवेट रेलवे वाला, ये तो हो गया, माइन एज अ होल मैंने बता दिया आपको, ये भी हो गया है, ठीक है, ये भी हो गया है। वो बस वाला था ना कि अब मिनिमम आपको देना है, मिनिमम 5 सेपरेट, सेवन, सेवन, अच्छा यहाँ 7 सेपरेट रूट है, ठीक है, एज अ होल।
ठीक है, देना ही देना है। ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 17 वाला आ जाओ। अरे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम्म। आ जाओ आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ है, आ जाओ। देखो क्या लिखा है। A significant raw material, a significant raw material used for plant Y final production। अच्छा, कोई प्लांट वाई का जो फाइनल प्रोडक्शन बनता है, मतलब कोई आपकी प्लांट वाई है, उसका जो आउटपुट बनता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बॉट फ्रॉम प्लांट एक्स। अच्छा, वो बोल रहा है कि एक्स से रॉ मटेरियल वाई में जाता है, फिर वाई से यहाँ पे जो भी बनता फाइनल प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे फिनिश गुड जो भी बनता होगा, ठीक है, ऑफ द सेम एंटिटी, मतलब ये जो एंटिटी है वो सेम एंटिटी ही है, मतलब एक ही डिपार्टमेंट का है, ठीक है, मतलब एक ही बिजनेस का है। एक्स प्रोडक्ट आर सोल्ड टू वाई एट अ ट्रांसफर प्राइस। अच्छा, डेट पासेस ऑल मार्जिन टू एक्स। अच्छा, जो भी मार्जिन वो बढ़ा के लेता होगा। 80% वाई फाइनल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू कस्टमर आउटसाइड ऑफ द एंटिटी। अच्छा, वो बोल रहा है कि वाई जो है 80% माल बाहर भेज देता है, 80% आउटसाइड भेज देता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, 60% ऑफ द एक्स फाइनल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू वाई एंड रिमेनिंग 40% सोल्ड टू कस्टमर आउटसाइड ऑफ द एंटिटी। ओ माय गॉड, ये बोल रहा है कि ये केवल 60% ही इसको बेचता है, बाकी 40% ये भी क्या करता है, आउटसाइड बेच देता है, बाहर। मतलब एक बात बताओ कि क्या ये मतलब इसकी जो रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है वो इसका बाहर एक एक्टिव मार्केट है, उसका एक्टिव मार्केट है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, वो उसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ फॉर each of the following case evaluate the cash generating unit for x and y, ठीक है। if x could sell the product it sell to y in an active market and internal transfer prices are higher than market prices। अच्छा, what are cash generating unit for x and y, वो बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि अगर x y के अलावा बाहर भी माल बेच सकता है और y को जो ट्रांसफर कर रहा है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा पे ट्रांसफर कर रहा है। अरे यार कमाल है यार, इंटरनल तो कम करनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर एक्स एंड वाई। तो तुम मुझे एक बार बताओ, एक्स और वाई, तो वाई को जो माल मिल रहा है, एक्स तो सिंपल है वो इंडिपेंडेंट है, वाई को जो माल मिल रहा है वो कहां से मिल सकता है, ऐसा कुछ लिखा था क्या। देखो, वाई ले रहा है, ठीक है, वाई कहीं और से भी मार्केट में बेच रहा है, अगर एक्स मार्केट में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वाई भी मार्केट से ले सकता है, यानी जो उसका कैश फ्लो है वाई का, वाई वाई भी बोला ना कि वाई कहाँ बेचता है, देखो वाई 80% आउटसाइड बेचता है, बाकी 20% कहीं और भी बेचता होगा। तो वाई के लिए तो कैश फ्लो इसके लिए भी अलग है, इंडिपेंडेंट है, और एक्स के लिए अलग है, तो दोनों जो है यहाँ पे बना सकते हैं। देखो, X could sell in product in active market, so generate cash inflow that are largely independent of cash flow from Y. Therefore, it is likely that X is separate CGU, although part of its production is used by Y. उससे मतलब नहीं है कि Y production use कर रहा है। Cash generating Y, it is likely that Y is also separate CGU. Y sell 80% to customer product to customer outside of the entity. Therefore, it is cash inflow can be regarded as larger independent। मतलब भाई 80% ये माल बाहर भेज सकता है, मतलब इनफ्लो इसका जहां से हो रहा है, देखो वो इंडिपेंडेंट है, वो काम कर सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, आपको सिंपल से समझ में आएगा। अरे भाई, जब एक्स जो रॉ मटेरियल बना रहा है वो बाहर बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वाई को भी वो बाहर से मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो उसी पे केवल डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे बोला होता कि वो प्रोडक्ट केवल एक्स से ही मिल सकता था तो हम यहाँ पे बोलते कि नहीं, एक्स और वाई दोनों आपकी एक सीजीयू बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट बॉडी हैं तो दोनों ही काम कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एक्स सेल टू वाई, व्हाट आर द सीजीयू यूनिट फॉर एक्स एंड वाई। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया कि भाई अब क्या होगा। तो देखो, तो भाई
the two plants are managed together as a concern, it is likely that x and y together are the smallest group of assets that generate cash inflow that are largely independent. अब यही क्वेश्चन आ गया ना, यही प्रश्न आ गया कि अगर मैं जो पूछ रहा था आपसे कि अगर ऐसा नहीं होता कि उसको वो माल नहीं मिल पाता कहीं और से, तो एक्स और वाई दोनों को मिला के हो सकता है। सर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अब एक्स क्यों लपेट रहे हो, एक्स को क्यों लपेट रहे हैं, एक्स तो बच्चों वो बाहर भी बेच, आप कह रहे हो कि सर एक्स तो बाहर बेच ही सकता है, हाँ, और एक्स बना भी रहा है, तो आप एक्स को वाई के साथ क्यों लपेट रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, वाई को ऐसे मत छोड़ो यार, वो प्रोडक्शन लाइन का है, वो तुम्हारे सेम एंटिटी का है, इसीलिए एक्स नहीं लपेट रहा, वाई उसके साथ जाके मिल जा रहा है, तो एक्स और वाई को एंटिटी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। It is likely that recoverable amount of each plant cannot be assessed independently of the recoverable amount of other plant because majority of X production is used internally and could not be sold in an active market। ऐसा बोला था क्या कि X को भी नहीं मिल पा रहा है। If there is no active market for the product X, सेल टू वाई मतलब प्रोडक्ट, मतलब ये अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है भाई कि एक्स का कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है, मतलब एक्स केवल वाई को ही बेच सकता है, मतलब वो ऐसा सामान है कि आप उसको एज इट इज बेच ही नहीं सकते, तो भाई एक्स और वाई को साथ में आना ही पड़ेगा क्योंकि वाई को भी उसी से चाहिए, वो सामान आपका एक्स बना ही रहा है, तो इसलिए दोनों को आपको बनाना पड़ेगा। देखो इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग को क्या होगा, बस यहाँ पे आपको ये करना है, जब भी इंटर यूनिट डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होते हैं, जब भी इंटर यूनिट डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होते हैं, तो आपको आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पहली बात तो एलिमिनेट हो जाती है, जब कंसोलिडेट होता है तो इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग एलिमिनेट हो जाती है, आपने ब्रांच में पढ़ा होगा, ब्रांच अकाउंटिंग में। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पे हो रही है तो कम से कम आर्मलेंट प्राइस पे भी तो करो, ऐसा नहीं कि मार्केट से भी ज्यादा पे आप बेच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड। तो देखो क्या लिखा है, इंटरनल ट्रांसफर प्राइस डू नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट प्राइसेस फॉर एक्स आउटपुट, रिफ्लेक्ट नहीं करता, देयर फोर इन डिटरमाइनिंग वैल्यू इन यूज फॉर बोथ एक्स, जब इसका एक्स का और वाई का, अभी पहले वाले केस में तो दोनों अलग अलग मान के चल रहे हैं हम लोग, तो एक्स का जब वैल्यू न्यूज निकाले होंगे तो उससे क्या वैल्यू न्यूज कैसे निकलती है, आप उसकी जो कैश फ्लो है वो निकालोगे ना, तो कैश फ्लो कैसे निकल के आएगी, नेट कैश फ्लो आप लेते हो, कॉस्ट और रेवेन्यू, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देते हो, तभी तो आपको नेट कैश फ्लो आती है। तो बच्चों जो आप एक ये प्राइस इससे आ रही है वो आर्म लेंथ प्राइस का लोगे, उसमें एडजस्टमेंट करोगे। अरे सर समझ नहीं पा रहे मैं, अरे मैं समझा रहा हूँ, देखो देखो क्या हो रहा है, जब एक्स, क्या हो गया, अरे जो एक्स वाई को सेल कर रहा है, एक्स को ट्रांसफर प्राइसिंग पे बेच रहा है, अपना प्राइस जो मार्जिन वार्जिन लगा के बेच रहा है, तो भाई वाई को तो मार्जिन मार्केट प्राइस से भी ज्यादा भी मिल रहा है, तो वाई जो है अपना जो कैश फ्लो निकालेगा नेट कैश फ्लो, तो ये जो कॉस्ट है ये बढ़ी हुई प्राइस नहीं लेगा, ये इसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा ताकि ये जो मार्केट प्राइस आर्मलेंथ प्राइस पे पहुंच सके जो मार्केट में उसको मिल रही है। तो देखो यही वहां पे लिखा है कि the entity adjusts financial budget forecast to reflect management best estimate of future prices that could be achieved in arm's length transaction for those X product that are used internally। X के प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस वो लगाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब आ जाओ 18। 18 तो सिंपल है यार, 18 आपका सिंपल है, बस ये 18 कराने के बाद तो फिर हम लोग बैक टू अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे, मतलब प्रोविजन पे, फिर आपको इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा इधर 4 5 6 7 ये सब तो हो ही चुके हैं ना, चलो इसको भी आओ आपको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर हम लोग सीजीयू का इम्पेयरमेंट लॉस और उसका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे। ये होमवर्क ले लो यार, अब इसमें क्या मैं पढ़ाऊँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क ले लो। करा दूं, सर करा देते तो अच्छा होता। लेट मी चेक पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का क्या स्टेटस है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। सर रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो इसीलिए आप उसको करा दीजिए, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग होमवर्क ले लो, समझो मेरी बात को यार, कितना मुझसे कराओगे यार, हाँ, कुछ तुम लोग भी तो करो। चलो हो जाता है आपका होमवर्क। अब आ जाओ वापस से अपने क्वेश्चंस पे।
देखो, पानी पी लूं मैं? सर आज आपको बहुत प्यास लग रही है। हाँ। देखो क्या लिखा है, इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ सीजीयू। सर, सीजीयू का भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं होगा? सर सीजीयू का कैसे इम्पेयरमेंट लॉस होगा? अरे यार, कई सारे एसेट्स हैं, उनकी कैरिंग अमाउंट को सबको जोड़ लिया जाता है, और एक पूरी उनकी जैसे जैसे, अरे यार तुम लोग मुझे हर चीज में एग्जांपल ही मांगते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे एसी अपना सेल करना है, तो मैं एसी को भी बेचना चाहता हूँ, और उसके साथ जो अपना स्टेबलाइजर है उसको भी बेचना चाहता हूँ। तो मैं किसी से बोला कि भाई कितना पैसा दोगे तुम बताओ, तो वो बोला अलग अलग, मैं बोला अलग अलग नहीं, आप मुझे इकट्ठा बताओ कि आप कितने का पैसा दोगे। तो इकट्ठी प्राइस से आप उसको कंपेयर करोगे। फिर सर फिर क्या करेंगे? अरे यार फिर उसको उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दोगे, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो। सर हम नहीं समझे। अरे यार देखो, देखो आओ तुम एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो एसी की कॉस्ट हो गई आपकी 50,000, स्टेबलाइजर की कॉस्ट आपकी कितनी हो गई? 5,000, तो ये हो गया 55,000। आपको रिकवरेबल अमाउंट केवल कितना मिल रहा है? रिकवरेबल आपको मिल रहा है केवल 35,000। कितना मिल रहा है सर? 35,000। 35,000 रुपये मिल रहा है सर। 55,000 तो बहुत ज़्यादा दिखाया आपने, 35,000 मिल रहा है। ठीक है, ये आपको सीजीयू दे दिया। सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट 35,000। तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ सर? 20,000 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। तो 20,000 रुपये को आप क्या करोगे? आप इनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दोगे। डेट इज कैसे बांटोगे आप? 50,000 डिवाइड बाई 55,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000। 5,000 डिवाइड बाई 55,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000। बस इतना ही करना है यार, और कुछ नहीं करना है। सर इसका रिवर्सल कैसे होगा? रिवर्सल भी हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ जो रिवर्सल होता है ना, यहाँ रिवर्सल में बस सारी कुछ सेम, कि असेट्स अगर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं होता तो उसकी कितनी वैल्यू आती, और मैक्सिमम उतने से ही डिफरेंस का आपको पीएनएल में डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मैंने बताया था कि डिप्रिसिएशन भी के इफेक्ट की वजह से फिर असेट्स की वैल्यू तो पूरे से बढ़ती है, लेकिन पीएनएल में कितने जाता है। और बस सीजीयू में क्या होता है, सीजीयू में जितना पीएनएल में आप डालोगे केवल उतना ही असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। सर क्या बात कर रहे हैं आप, रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा रिवॉल्यूशन रिजर्व यहाँ पे। सर ऐसा क्यों? सर यहाँ पे रिवॉल्यूशन रिजर्व क्यों नहीं आएगा सर? देखो बच्चों, यहाँ रिवॉल्यूशन रिजर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने एक सीजीयू की एक मतलब एक एस्टिमेट करके एक सीजीयू बना दिया, और उसकी वैल्यू कुछ आपने निकाल दिया। सपोज दैट आप सीजीयू बना के आप कह रहे हो मुझे 1 लाख मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है। अरे यार सेपरेट आइडेंटिफाई करो ना, सेपरेट सेपरेट देखो, अगर आपको रिवॉल्यूशन रिजर्व बनाना है तो एक्चुअल वैल्यू देखो। सीजीयू या सिनर्जी बेनिफिट लेके आप एक मनगढ़ंत नहीं कर सकते आप उसको। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ रिवॉल्यूशन रिजर्व क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि ये सिनर्जी बेनिफिट से, मतलब ये वैल्यू ले रहे हैं आप, मतलब ये दोनों की ये एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। अरे मैं कैसे समझाऊं, तुम समझ रहे हो मेरी बात? चलो, तो देखो क्या लिखा है, impairment loss carrying amount of CGU is greater than recoverable amount of CGU, is greater than recoverable amount of CGU. Note, carrying amount is to be calculated same as individual assets. जैसे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते थे वैसे इंडिविजुअल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। ओनली एग्रीगेट, केवल यहाँ पे एग्रीगेट करेंगे, मतलब असेट्स की कैरिंग अमाउंट तो वैसे ही कंसीडर करेंगे, जैसे कि मशीनरी ए, मशीनरी बी, कई सारे मशीन दिए हुए हैं तो उसको एक कर देंगे, बस एग्रीगेट कर देंगे तो वो सीजीयू बन जाएगा। कैलकुलेट टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स रिलेटेड टू सीजीयू, उसका टोटल कर लेंगे। कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू, फिर एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस ओवर द असेट इन सीजीयू इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, वो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। रिवर्सल ऑफ सीजीयू में बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है,
यहाँ पे बच्चों बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा, देयर विल नॉट बी एनी रिवॉल्यूशन रिजर्व इन केस ऑफ सीजीओ। ठीक है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर अ सीजीओ शैल बी एलोकेटेड टू असेट्स इन द रेशियो ऑफ द कैरिंग अमाउंट के रेशियो में ही जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम रिवर्सल लॉस विल बी अप टू द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इफ नो सच इम्पेयरमेंट लॉस वाज मेड। तो वो तो अपने को वो तो सिंपल है, सेम एज इंडिविजुअल एसेट, यहाँ पे लिख लो सेम एज इंडिविजुअल असेट्स का जैसे हम लोग करते थे वैसा ही है। बस यहाँ पे आप ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट की वजह से वो आप वैल्यू लेके आ रहे हो रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है। आप एक कोई जानबूझ के एस्टिमेट्स ज्यादा नहीं कर सकते हैं ताकि आप मतलब आप रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट करते जाओ, वो सिनर्जी बेनिफिट की वजह से होता है और वो एक्चुअल है, वो होता ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। चलो अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लो, तीन चार पॉइंट्स है वो देख लो, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। एक आपको मैं एग्जांपल करा दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ एग्जांपल करा दूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सर, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दीजिए, आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा आपको, इतना इतना मजे, अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल है, तुम्हें बता ही दिया। तुम्हें नॉर्मल असेट्स का इम्पेयरमेंट आ गया तो बस सीजीयू का भी आ जाएगा। सीजीयू शैल बी आइडेंटिफाइड कंसिस्टेंटली पीरियड टू पीरियड फॉर द सेम एसेट्स अनलेस अ चेंजेस इज जस्टिफाइड। अच्छा, 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 समझ में आ गया? अरे देखो बोल रहा है कि जो सीजीयू आपने बनाया है ना, वो हर साल आपका सेम होना चाहिए, और ऐसा नहीं है आप हर बार चेंज कर रहे हो, अनलेस चेंज इज जस्टिफाइड। अगर जस्टिफाइड है सीजीयू को चेंज करना जरूरी है तो आप करो, लेकिन अननेसेसरी चेंज नहीं करने का। ओके। और कंसिस्टेंटली मतलब आपको तो मालूम है इम्पेयरमेंट टेस्ट हर साल आपको उसी समय करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट। अगर कभी लगता है कि अभी भी करना है तो अभी भी कर लो, लेकिन सेम टू सेम कंसिस्टेंटली बेसिस पे करना पड़ेगा। इफ चेंजेस इन द यूनिट ऑफ सीजीयू आर मेड एंड डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड, अगर उसके यूनिट्स में चेंजेस हो रहा है सीजीयू के तो आप उसका डिस्क्लोजर दीजिए। इफ एनी लायबिलिटी हैज टू कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू। सर ये क्या बोल दिया? सर ये क्या बोल दिया? अरे ये बोल रहा है ना कि कई सारे एसेट्स है जिसमें कि एक लायबिलिटी भी है। जैसे मान लो मैं बनारस, भगवान ने करे कभी ऐसा हो, जैसे मान लो मैं बनारस से शिफ्ट हो रहा हूँ कैलिफोर्निया, अरे सर कैलिफोर्निया शिफ्ट होंगे बड़ा आप, अरे चुप हो जाओ। ठीक है मैं मान रहा हूँ, ठीक है अभी नहीं हो सकता। मान लो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैंने अपने बाइक्स की, मैंने मेरे पास जैसे मान लो एक एक्टिवा है और एक बाइक है, वो दोनों की वैल्यू की निकाली, भाई दोनों का कितना दोगे? वो बोला दोनों का सर हम 2 लाख दे देंगे। सर 2 लाख थोड़ी मिलेगा, अरे मान लो 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो एक एक पे हमारी चालान भी है, तो उस चालान का क्या करेंगे? तो वही ये बोल रहा है। तो as to consider while calculating recoverable amount of CGU, then liability shall be considered disposal cost at the time of बाइक चालान। तो बाइक चालान की वो बात कर रहा है कि अगर भाई अगर कोई आपकी लाइबिलिटी है तो आप उसको माइनस करोगे, तो वो क्या होता है, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, याद है ना? तो उसको कॉस्ट टू सेल की तरह ट्रीट करेंगे, उसको माइनस करेंगे, डिस्पोजल कॉस्ट वो माना जाएगा। इफ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर द आउटफ्लो प्रोडक्ट बाय एन असेट्स और ग्रुप ऑफ असेट्स, देन दीज असेट्स और ग्रुप ऑफ असेट्स शैल बी कंसीडर्ड एज सीजीयू एंड टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, अदरवाइज लार्जर सीजीयू विल बी फॉर्म्ड। अरे वही जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या बोल रहा था कि अगर कोई एक्टिव मार्केट है और कैश फ्लो हो रहा है तो भाई वो सीजीयू बन सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें लार्जर सीजीयू बनाना पड़ेगा जिसका एक्टिव मार्केट हो। ठीक है। वैसे मैंने आपको ये बिना पढ़ाए वो क्वेश्चन करा दिया था और आप समझ गए, तो वो वाह, वेल डन। मुझे नहीं, नहीं, आपको आपको अरे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग समझ जाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आ जाओ, सीजीयू से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं? अरे एकदम प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, मजा आ जाएगा तुमको। एग्जाम्पल करा दूं, क्या? जैसा बोलो। ओ माय गॉड, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड? आपको वो ग्रीन पर्दा वाला भी दिख गया क्या? हाँ दिख गया होगा, उस पे कौन सा बहुत बड़ा वो है, मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है। मैं ना नाचूं, तुम बताओ कि क्या करूं, पहले एक एग्जांपल करा दूं तुम्हें? एग्जाम्पल कराऊं कि नहीं कराऊं? पहले तो मैं चार्जिंग लगा दूं यार, नहीं तो ये चार्जिंग बंद हो जाएगा। आ जाओ एक एग्जांपल करा ही देता हूँ, तभी आपको ना क्वेश्चन करने में मजा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो ना, क्या एग्जांपल एग्जांपल करते रहते हो तुम लोग?
पानी पी लो। सर आज आपको बहुत प्यास लग रही है। कुछ तो सर है सर। सर बाल सही करिए सर, बिखर गया आपका बाल। मैं कैमरे से बात करते करते ना मुझे लगता है पागल हो जाऊंगा। मेरे अगल बगल वाले लोग सोचते ही होंगे ठाकुर तो गए हो। कराऊं? हाँ सर कराइए, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, आप ही नहीं करा रहे हैं। हाँ ठीक है यार, अकेले बोल रहा हूँ। वो तुम लोग नहीं देख रहे हो मेरा दुख दर्द। केवल कराइए कराइए कराइए, बस क्वेश्चन करा दीजिए। सीजीयू का क्वेश्चन करा दीजिए। करा रहा हूँ। परेशान करके रख दी हो तुम लोग मुझे एकदम। हम लोग भी क्या अड़ गए हैं। पागल हो जाएंगे लेकिन करेंगे। शूट करेंगे। आपके लिए कुछ भी। ठीक है। सर प्रैक्टिस आपकी जमी नहीं है क्या? अरे यार, ऐसी बातें मत करो मुझसे। ये मेरा सपना था और ये मेरी खुशी है, तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। समझे? सर आप रेगुलर कहाँ डाल रहे हैं? अरे तो कर रहा हूँ ना यार। ठीक है, लेकिन इस बार पूरा, इस बार तो डाल ही दूंगा पूरा। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये सब हो गया ना? अरे ये सब सिंपल है यार, ये सब इसको मैं क्या ही कर रहा हूँ। हम्म। शट अप। ये, अरे मेरे से पूछे बगैर। आपको लग रहा है मुझे क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल ही कराना पड़ेगा एक, क्योंकि ना इसमें क्या है, सीजीयू के साथ और भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। लेकिन मेरे पास एक एडिशनल क्वेश्चन भी है, आपको आपके बुक में ये भी मिल जाएगा। यहाँ से भी मैं करा सकता हूँ, एक बार इससे मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, एक बार इससे देख लूँ फिर आपको करा रहा हूँ।
आह, इसमें भी नहीं है। एडिशनल, ये एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं है। तो पहले आ जाओ, आपको एग्जांपल करा दे रहा हूँ उसके उसके रिगार्डिंग, तो आपको ना मजा आएगा करने में। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कराऊं? कहाँ से कराइए? एग्जाम्पल सीजीयू पे। ठीक है। मशीन एक्स, मशीन वाई। ठीक है, दो मशीन है। इसकी मशीन एक्स का जो है कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है आपको 1 लाख, और मशीन वाई का कैरिंग अमाउंट आपको दिया हुआ है 90,000। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट इसका दिया हुआ है आपका। रिकवरेबल अमाउंट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ। मैं दोनों में से हायर ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका रिकवरेबल अमाउंट 90,000 है, और यहाँ पे आपका रिकवरेबल अमाउंट 80,000 है। ठीक है। ठीक है सर। सर, ये एज ऑन 31 मार्च 2025 है। ठीक है। लाइफ ऑफ बोथ मशीन इज 10 years रिमेन। अच्छा, ये अभी भी 10 साल बाकी है दोनों की लाइफ। ठीक है सर। फिर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू, जो कि है एक्स प्लस वाई, एज ऑन 31 मार्च 2025 का। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं, मान लेते हैं 1,50,000। ठीक है सर। फिर आगे क्या हुआ? एज ऑन 31 मार्च 2026 को क्या हुआ? मशीन एक्स का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है कितना? सर कितना दिया होगा सर? सर कितना दिया होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। सर कितना दिया होगा सर? सर 80,000। सर मशीन वाई का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है 75,000 सर। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2026। निकालिए सर। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप चीटिंग करते हैं? मैंने क्या चीटिंग किया? क्या चीटिंग किया मैंने? सर आपने बोला कि अगर कैश फ्लो नहीं हो रही है, अगर कैश फ्लो नहीं हो रही है तो ही जाके तो सीजीयू बनता है। हाँ, मैंने ऐसा बोला है। लेकिन यहां तो दोनों का रिकवरेबल अमाउंट आपने बता दिया। यहां तो आपने दोनों का रिकवरेबल अमाउंट बता दिया और सीजीयू भी बना दिया। तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों? अगर कैश फ्लो नहीं है तो सीजीयू बनता है, कैश फ्लो है तो सीजीयू नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कहा मैंने। सर बातों में घुमा रहे सर, हम लोग सब पकड़ रहे हैं आपका। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। सर मतलब यहाँ पे सीजीयू बन सकता है, अगर सेपरेट कैश फ्लो है तो भी सीजीयू बन सकता है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई दोनों को मिला के सीजीयू है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा, हम लोग को और नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे हम लोग सीजीयू का भी इंपेयरमेंट देखेंगे और इंडिविजुअल एसेट्स का भी देखेंगे। यस। तो सर पहले किसका इंपेयरमेंट देखे? अरे भाई पहले छोटे छोटे लेवल पे, फिर बड़े लेवल पे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सॉल्यूशन कराता हूँ। इतना मस्त तरीके से कराऊंगा ना, तुम कहोगे वाह सर वाह, वाह सर वाह। कैलकुलेशन ज्यादा हो गया ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2025। सर एक्स को, सर कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है?
सर 90 नहीं, कैरिंग अमाउंट दिया 1 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 90,000, कैरिंग अमाउंट 1 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 90,000। तो सर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन इम्पेयरमेंट लॉस। यस, इम्पेयरमेंट लॉस है। सर कितने का? सर इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, डेट इज 1 लाख माइनस 90,000, डेट इज आपका कितना हो गया? 10,000 का। 10,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। ओके सर। विद रिगार्ड्स टू वाई, अब हम वाई को भी देखना चाहते हैं। वाई की कितनी थी कैरिंग अमाउंट? सर वाई की कैरिंग अमाउंट थी, अभी हम लोग 31 मार्च 25 की बात कर रहे हैं, वाई की कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 80,000 ना? हाँ 80,000, यहाँ पे 8,000 मैंने लिख दिया है। तो मान लेते हैं 80,000, मान क्या लेते हैं 80,000 और रिकवरेबल, नहीं 90,000 है कैरिंग अमाउंट, और हाँ ठीक है यार, तुम लोग चिल्लाओ मैं, रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 80,000 है। तो सर यहाँ भी आपकी इम्पेयरमेंट लॉस हो गई 10,000 रुपए की। हाँ सर यहाँ भी हो गई। तो सर ये सेम, ये मैं कॉपी कर लूँ क्या? कॉपी पेस्ट, आपके पास ये सुविधा नहीं है क्या? ओ माय गॉड, मेरे पास है। ठीक है। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90,000 माइनस 80,000। तो सर यहाँ पे भी 10,000 का इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, अब सर सीजीयू की, अब हम विथ रेस्पेक्ट टू सीजीयू, अब हम सीजीयू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सर एग्रीगेट, एग्रीगेट करना था ना, एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। रिवाइज, यहाँ पे लिख लो रिवाइज्ड, एग्रीगेट रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो सर एक्स का कितना है सर? एक्स का आ गया, अब हमारा वैल्यू कितना है सर? 90,000। एक्स की वैल्यू आ गई ना 90,000, 10,000 इम्पेयरमेंट लॉस उसमें बुक किया। वाई की वैल्यू आ गई हमारी 80,000, क्योंकि 10,000 इसमें भी बुक किया। तो सर दोनों का कितना आ गया? 1,70,000 रुपये। तो सर हमारी सीजीयू, ये हमारी सीजीयू की वैल्यू आ गई, ये सीजीयू, और सीजीयू का कैरिंग अमाउंट आ गया। और रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू का कितना दिया हुआ था? 1.5 लाख, 1,50,000। तो सर क्या रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है या कम है? कम है सर। तो यानी इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ भी हो गया सर। कैसे निकलेगा? अरे आओ बता दे रहा हूँ ना। सिंस रिकवरेबल अमाउंट, अरे carrying amount of CGU is greater than recoverable amount of CGU, then impairment loss है। कितना है सर? सर कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू कितना है सर? सर कितना है सर? इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा सर? इम्पेयरमेंट लॉस सर बहुत सिंपल है सर। कैरिंग अमाउंट कितना है सर? 1,70,000 माइनस रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1,50,000। तो सर हमारा कितना हो गया? 20,000 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब ये किसमें है? ठीक है। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो सर कैसे बटेगा? सर एक्स को लेके कैसे? सर एक्स की कितनी है सर? सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। अरे 90 और 80 है ना एक्स का, तो 90,000 डिवाइड बाई 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000। सर वाई को लेके कैसे होगा सर? 90,000, अरे नहीं 70,000, अरे अरे 80,000, हाँ सर 80,000, 80,000 डिवाइड बाई 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000। सर ऐसे होगा सर। ओके सर। तो सर ये कैसे निकलेगा सर? अरे मैं करा रहा हूँ ना, तुम लोग क्यों परेशान ले रहे हो? मैं हूँ तो क्या गम है बच्चों। 90,000 डिवाइड बाई 1,70,000, है ना, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 20,000। सर 10,588, इसको हम लोग, इसको मान लेते हैं 10,590, राउंड फिगर। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में ले लेते हैं। और ये तो ये कितना हो जाएगा? 9,000, 9,000। सर ऐसा मत करिए सर, सॉल्व कर दी 9,410, क्यों सॉल्व करूँ? इतना तो आ ही जाता है यार। हाँ ठीक है, 9,410, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया सर। तो सर अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई सर? सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट अभी 31 मार्च 25 में ही हो। रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 मार्च 2025 कितना हो सर? सर एक्स का कैरिंग अमाउंट कितना? 90,000। सर इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया सर? 10,590, माइनस कर लीजिए सर, कितना हो जाएगा सर? जितना भी हो जाएगा। सर वाई का भी इसी तरह होगा, हाँ बिल्कुल वाई का भी होगा। वाई का कितना था हमारा? 80,000, माइनस कर लीजिए 9,410। ठीक है सर।
ये जीरो, 10 में 9 जगह एक, 9 में से 5 जगह कितना बचेगा सर? कितना बचेगा सर? मुझे समझ नहीं आ रहा। 9 में से 5 जगह 4, ये 9 यहाँ 89,410, और यहाँ पे जीरो, 9 9 में से 5, जो जीरो 70,590 यहाँ हो जाएगा, 89,410 यहाँ हो जाएगा। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लूँ, नहीं तो तुम लोग मेरा माथा खा जाओगे, मुझे मालूम है। ओह, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, 79, सॉरी 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 सॉरी, 79। इसको देख लो यार, हाँ ये सही होगा सर, ये सही होगा। हाँ ये सही है सर। अभी तो हम लोग 31 मार्च 25 पे आए हैं। अब आते हैं 26 की बारी। 26 में ये वैल्यू हो गई है 80,000, और ये वैल्यू हो गई है 75,000। रिवर्सल कैसे होगा सर? अरे बिल्कुल होगा यार, आ जाओ ना। अच्छा, सीजीयू का मैंने रिकवरेबल अमाउंट नहीं लिखा है क्या? हम्म, सीजीयू का मैंने रिकवरेबल अमाउंट नहीं लिखा है क्या? उसका भी लिख दूं क्या? आ जाओ, उसका भी लिख देता हूँ। अभी रुक जाओ पहले, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी रिवर्सल, अभी देखो, अभी तो आपको कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 मार्च 26। सर ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा सर। एक्स 79,410 डिवाइड बाई 10, सर डिवाइड बाई 10 क्या होगा? 9 होगा ना। अरे यार, उसी दिन, जिस दिन आपकी इम्पेयरमेंट हो रही है, उसी दिन बोला कि अभी 10 साल और बाकी है, तो ठीक है, 10 से डिवाइड कर लो, यानी इसकी 7941 हमारी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन विथ रिगार्ड टू एक्स। तो सर कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 79,410 माइनस 7941। सर y का कितना आ जाएगा? सर y का भी वैसे ही होगा, हाँ y का भी वैसे ही होगा बच्चों। कितना है y का? 70,590। तो 70,590 y का डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 10, क्योंकि इसकी भी लाइफ सेम है, इसकी भी लाइफ सेम है, इसकी भी लाइफ सेम है, तो सर ये हो जाएगा 7059। तो सर कैरिंग अमाउंट कैसे निकले चलेगा? सर ये देखो, आपकी कैरिंग अमाउंट है, ये माइनस डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे भी 70,590 माइनस 7059, तो सर ये हो जाएगा सर। अरे यार कहाँ गया वो? अरे तुम इधर ही रहो ना यार, तुम क्यों चले जा रहे हो? 79,410 माइनस 7941, तो सर ये हो गया आपका 71,469, और सर ये 70,590 माइनस 70,509, ये हो गया सर 63,531। ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई, और इसकी वैल्यू इतनी आ गई, तो दोनों को जोड़ ले 71,469। तो सर दोनों को जोड़ने पे 1,35,000 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये सीजीयू देखूं मैं, सीजीयू, इसकी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जोड़ दे रहा हूँ, तो मेरी इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1,35,000 रुपये। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि सीजीयू की जो वैल्यू है, सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, वो दिया हुआ है कितना? 1,50,000 रुपये। ठीक है, फिर से वो 1,50,000 रुपये है। तो अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे आपने 1,35,000 रुपये आप ये देख रहे हो, और आपके सीजीयू के रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू कितना है? वो 1,50,000 रुपये है। तो क्या तो क्या हम 15,000 से हम क्या गेन बुक करेंगे? सर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्यूशन रिजर्व आता ही नहीं है बच्चों। आप इंडिविजुअल असेट्स का बुक कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। इंडिविजुअल असेट्स को कैसे बुक करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आओ आओ आओ। इंडिविजुअल असेट्स का कितना? ठीक है, ये तो आज की वैल्यू हो गई 71,469 और 63,531। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2026। आ जाओ, आ जाओ। अरे सब कराऊंगा यार, आ जाओ। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी बच्चों? इम्पेयरमेंट 80,000 और 75,000 दिया हुआ है ना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैरिंग अमाउंट कितना आ गया हमारा? 71,469। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 80,000। ठीक है, टोटल गेन कितना हो गया सर?
टोटल गेन आप माइनस कर लो, वैल्यू बढ़ रही है ना, तो आप कितना हो जाएगा सर 80,000 माइनस 71469, तो सर कितना हो गया 8531। तो क्या हम 8531 पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो सर हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि कैरिंग अमाउंट इफ नो सच इम्पेयरमेंट लॉस इज डन, अगर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो क्या होता है एक्स का। एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी और वाई की 90,000 थी। तो आप मुझे एक बार बताओ, अगर 1 लाख थी, हम इसको 10 ईयर से डिवाइड कर लेंगे तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा सर 10,000 रुपए। तो सर कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 1 लाख माइनस 10,000, ये 10,000 आपका क्या है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 90,000 रुपए। अगर कुछ नहीं होता तो आपकी 90,000 रुपए होती, और आ कितनी रही है 71469 आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितना लेके जा सकते हो, मतलब देखो नॉर्मली अगर ये होता कैरिंग अमाउंट आज की डेट में 90,000 रुपए आता, लेकिन ये कैरिंग अमाउंट आपकी इम्पेयरमेंट की वजह से कितना आ रहा है 71469, तो आप कितना लेके जा सकते हो मैक्सिमम रिवर्सल। मैक्सिमम रिवर्सल कितना है, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस डन, ठीक है, माइनस एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे 90,000 और माइनस 71469, तो सर 90,000 माइनस 71469 कर लो, -71469, तो सर कितना आ रहा है 18,531। ओ माय गॉड, हम 18,531 तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हो। अभी तो टोटल गेन 8,531 ही तक है, तो क्या हम पूरा लेके जा सकते हैं? हाँ सर, पूरा हम पीएनएल में लेके जा सकते हैं। तो सर यहाँ पे टोटल पीएनएल में जा सकता है, सिंस टोटल गेन इज लोअर देन मैक्सिमम रिवर्सल, सो total 8531 will be routed through P&L account। समझ में आया? ओके सर। सर वाई को लेके भी बता दो, सेम एज वाई, वाई का एग्जांपल करा दो, वाई का सबको होमवर्क दे दूं क्या? नहीं सर, आप करा दीजिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा करना पड़ रहा है, तो ऐसे ही नंबर मिल जाएगा, सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वाई का कितना आ रहा है 63531, आ जाओ कॉपी। सर आपके पास ये ऑप्शन है क्या? हाँ मेरे पास है, तुम लोग के पास है नहीं है, क्या पता। ठीक है, ये एक्स नहीं, अब हम ये मान के चल रहे हैं वाई। तो वाई का कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है, वाई का कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है सर 63531, 63531। सर रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका, अरे ये दिया था ना, मैंने बोला था ना रिकवरेबल अमाउंट 75,000 रुपये। सर 75,000 रुपये है, तो सर टोटल गेन कितने का हो रहा है सर, तो सर ये माइनस कर लो 75,000 माइनस 63531, 11,469 का। तो क्या हम मैक्सिमम लेके जा सकते हैं? तो सर अभी हमको क्या देखना पड़ेगा, अभी हमें कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ वाई इफ नो सच इम्पेयरमेंट लॉस इज डन, अगर नहीं हुआ होता तो सर उसकी वैल्यू कितनी थी सर, वो कितने की थी सर, मेरे सोना सोना 66 था, 90,000 रुपए का। तो 90,000 था ना सर, कैरिंग अमाउंट कितना था 90,000, डेप्रिसिएशन निकालेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे, 90,000 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, 10 ईयर इसकी भी लाइफ थी, तो सर 9,000। तो सर यहाँ पे उसकी एसेट्स की वैल्यू कितनी आती, 81,000 आती ना, एज ऑन 31 मार्च 26। अब एक बात बताओ, 81,000 जाती, तो 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 मैक्सिमम रिवर्सल, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर मैक्सिमम रिवर्सल हम कितना कर सकते हैं, ए भाई आराम से,
maximum reversal is equal to carrying amount of the assets if no such impairment loss is done minus actual carrying amount of assets। तो सर ये हो गया 81,000 माइनस एक्चुअल कितना आ रहा है सर, एक्चुअल 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 कितना आ रहा है सर, ये लैग क्यों कर रहा है? एवरीथिंग ओके? वन नोट इज नॉट, वेट करेगा। अरे क्या हो गया? सब कुछ ठीक है ना? ये लैग कर रहा है क्या? नहीं ना? पता नहीं क्यों लैग कर रहा है यार। तुरंत हो रहा है? हाँ हो गया। लैग नहीं करने का बाबू। अरे मेरे भाई, लग रहा है मुझे रोकना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा इसको। एक सेकंड मुझे दो, थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये यहाँ पे याद है ना, मैंने आपको लिखा था लेकिन वो वहाँ पे हट गया है। ठीक है कोई बात नहीं। मैक्सिमम रिवर्सल carrying amount of assets if no impairment loss has done minus actual carrying amount of assets। तो सर ये कितना है सर, 81,000 है, 81,000 माइनस एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है सर? अरे मेरे भाई क्या, व्हाट जस्ट हैपन? पाजी कभी हंस भी लिया करो। मुझे ना लग रहा है अभी स्टॉप करना पड़ेगा। वैसे इसमें तो सिंपल है, मैक्सिमम आप उसको माइनस करके उतना ही रिवर्सल आप बुक करोगे और उसमें कुछ नहीं है। तो बच्चों, अब हम लोग अपनी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे थे लेकिन फिर अभी यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब कुछ ठीक होगा फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।